Hello students, this is Dr. Vinod and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to discuss what is acceleration due to gravity, how the acceleration due to gravity get vary along altitude as well as along depth. सबसे पहले हमें यह समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन, लेकिन किसके वजह से? ड्यू टू द ग्रेविटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटी? लास्ट लेक्चर में हमने देखा, अगर हम अर्थ कंसिडर कर रहे हैं तो उस अर्थ की वजह से जो भी फोर्स क्रिएट होता है किसी अनदर बॉडी के ऊपर, ओके, फोर्स क्रिएटेड बाय द अर्थ ऑन अनदर बॉडी, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने स्पेशल नाम दिया, दैट इज नथिंग बट द ग्रेविटी. तो ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by the earth on another body, that is called as gravity. ओके, तो अर्थ इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स क्रिएट कर रहा है. ओके, जो भी फोर्स वो क्रिएट कर रहा है, इट इज अलोंग द सेंटर, ओके, सेंटर ऑफ द अर्थ. सो इस फोर्स की वजह से इस बॉडी में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. जैसे कि हमें पता है न्यूटन्स का सेकंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म, दैट इज नथिंग बट द F इज इक्वल्स टू m into a. What is m? It is a mass of this object. What is F? This is nothing but the gravitational force. उसको हम कहेंगे ग्रेविटी. ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इस बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है जिसका मास है m, और ये फोर्स कौन क्रिएट कर रहा है? अर्थ. तो इस फोर्स की वजह से उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस होना चाहिए? एक्सेलरेशन. ओके, तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन होना चाहिए. जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स एग्जर्ट होता है तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. अब यहाँ पे ये जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज ड्यू टू द ग्रेविटी. ओके, इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन, इट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर मैं ये यहाँ पे ये पेन कंसिडर कर रहा हूँ, ओके, सो ये जो भी पेन है, तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट फोर्स इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो डेफिनेटली इस बॉडी का एक्सेलरेशन स्टार्ट होगा, इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ेगी. तो इस बॉडी में जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. Okay, so this acceleration due to gravity, it is represented by small g. Okay, so यहाँ पे let us imagine that there are two bodies. The one is nothing but the earth having the mass m suffix e, having the radius r suffix e. This is the radius of the earth, this one is the mass of the earth. Okay, तो सेंटर से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है, this is nothing but the r suffix e. और सरफेस के ऊपर हम एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे जिस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m, और वो ऑब्जेक्ट जो भी है सरफेस से जस्ट ऊपर है. ऐसा हम इमेजिन करके चलते हैं, अर्थ के सरफेस से जस्ट वो ऊपर है. तो यहाँ पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हम कंसिडर कर रहे हैं. एक ऑब्जेक्ट है अर्थ, दूसरा ऑब्जेक्ट है ये स्मॉल बॉडी. ओके, अब ये दो जो बॉडीज है इनका सेपरेशन डिस्टेंस कितना है? सेंटर टू सेंटर. सो विच इज इक्वल टू द r सफिक्स e, दैट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द अर्थ. क्योंकि जस्ट हम सरफेस के ऊपर कंसिडर कर रहे हैं और re की वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, इट इज अराउंड 6400 किलोमीटर, विच इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द अर्थ. तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हम अर्थ कंसिडर कर रहे हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट ये स्मॉल बॉडी. अब इन दोनों में का सेपरेशन डिस्टेंस कितना कंसिडर करेंगे? क्योंकि इस अर्थ का सेंटर तो यहाँ पे आएगा और इस बॉडी का सेंटर यहाँ पे आएगा, तो सेंटर टू सेंटर जो भी डिस्टेंस होगा, इट इज नथिंग बट द re. अर्थ का मास कितना है? m सफिक्स e. छोटे बॉडी का मास कितना है? स्मॉल m. तो इन दोनों में अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक फोर्स एग्जर्ट होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट द अट्रैक्टिव फोर्स. और उस फोर्स की वैल्यू हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? दैट फोर्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय
कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आर ई स्क्वायर. Okay, so force is equals to capital G mass of the earth, mass of the small object और radius of the earth. Okay, यहाँ पे हम सफिक्स जो भी E लिख रहे थे वो हम यहाँ से हटा देंगे. Okay, so capital G M small m अपॉन आर स्क्वायर. नाउ ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से फॉर्मूला. ओके, जैसे कि हमने न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से देखा था कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स एक्सर्ट होता है तो उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना चाहिए. और एक्सेलरेशन जो भी अर्थ की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल g से. सो ग्रेविटी की वजह से जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इट इज नथिंग बट द मास इनटू एक्सेलरेशन. और यहाँ पे एक्सेलरेशन किसे रिप्रेजेंट करने वाले हम, स्मॉल g से. ओके, ए भी ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये एफ रिप्रेजेंट आल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स. दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए मैं इन दोनों को यहाँ पे ये जो भी दो साइड्स है इनको इक्वेट करता हूँ. तो यहाँ पे स्मॉल एम जी इट इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर. ओके, यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, स्मॉल एम गेट कैंसल. What is small m? It is mass of that object which is laying on the surface of the earth, जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था ड्यू टू किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से. सो यहाँ पे इक्वेशन आ गया, स्मॉल g इट इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिल गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का. ओके, अर्थ के लिए या किसी भी प्लैनेट के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. तो किसी भी प्लैनेट की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने वाला है दैट एक्सेलरेशन इट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ दैट प्लैनेट अपॉन स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट. Okay, so this R represent the radius of that planet. This is the mass of the planet. अगर हम अर्थ के बारे में कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे m सफिक्स e आएगा, r सफिक्स e आएगा. ओके, सो स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G m e अपॉन r e स्क्वायर. यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये किस किस के ऊपर डिपेंड रहेगा, ये तो कांस्टेंट है. इट डिपेंड्स ऑन m e, it depends on r e. okay, so g is proportional to m e. अगर किसी प्लैनेट का मास बहुत ज़्यादा है, ओके, मास बहुत ज़्यादा है, अगर उसका रेडियस हम उतना ही कंसिडर करते हैं, प्लैनेट इतना, अर्थ इतना, अगर मास ज़्यादा है उस प्लैनेट का तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लैनेट के ऊपर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. यहाँ पे हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं या डायरेक्टली कह सकते हैं एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर या m अपॉन आर स्क्वायर. तो इसके ऊपर, इन रेशियो के ऊपर उस प्लैनेट का एक्सेलरेशन डिपेंड रहेगा. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू दैट प्लैनेट, एक्सेलरेशन ड्यू टू दैट प्लैनेट इट इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट. तो इसके ऊपर डिपेंड रहेगा. ओके, इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं. अगर यहाँ पे हमें डेंसिटी पता है इस प्लैनेट की या अर्थ की, अगर हम वो लेते हैं रो, सो रो इज नथिंग बट द डेंसिटी विच इज इक्वल्स टू द टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम. ओके, अब जब हम प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं या अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो अर्थ कौन से शेप में है, इट इज अ स्फेरिकल शेप. ओके, तो इसका रेडियस कितना है, आर ई है, तो उसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं विच इज नथिंग बट द 4/3 पाई आर क्यूब. Okay, this is the mass of the planet, yeah, mass of the earth. This is nothing but the radius of the earth. So on the basis of this one we can write here m it is equals to 4/3 pi rho r cube. Substitute this value in this equation. Okay, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद स्मॉल g it is equals to कैपिटल G, यहाँ पे मास जो भी है इट इज इक्वल्स टू 4/3 आएगा, 4/3 पाई रो आर क्यूब, ये m की वैल्यू होगा, अपॉन क्या है आर स्क्वायर.
ओके जब हम आर सफिक्स ई लिख रहे हैं वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है या कोई दूसरा प्लैनेट है तो सिंपली हम आर लिखेंगे, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो स्मॉल जी दैट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू दैट प्लैनेट विच इज इक्वल टू जी, दिस इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 4/3 पाई रो आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर और क्यूब गेट कैंसल, सो व्हाट इज द फाइनल फॉर्मूला? सो इट इज द 4/3, सबसे पहले ले लेंगे हम पाई कैपिटल जी रो आर। सो ये एक दूसरा फॉर्मूला है। ओके सो ये फर्स्ट फॉर्मूला में जो भी मिला और दूसरा फॉर्मूला है जी इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल जी रो आर। सो दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला, दिस वन इज द फर्स्ट फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूलेस हमें याद रखना है। इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके तो सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला है जी इज इक्वल टू स्मॉल जी इज इक्वल टू 4/3 पाई जी रो आर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर मास उस प्लैनेट का मास दिया है और उस प्लैनेट का रेडियस दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर उस प्लैनेट की डेंसिटी दिया है और उसका रेडियस दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू प्लैनेट निकालने के लिए या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के लिए। तो ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूलेस। ओके अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या कांस्टेंट रहता है कि चेंज होता है। तो इसका आंसर है इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर्स है? जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, जिसकी वैल्यू हम लेते हैं एट सी लेवल, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके ऐसा यूनिट में सीजीएस में इसका कितना वैल्यू लेते हैं? 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। या अगर आपको फीट पर सेकंड स्क्वायर लिखना है सो इट इज इक्वल टू 30 फीट पर सेकंड स्क्वायर। सो ये वैल्यूज आपको याद रखना है। ओके 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये है वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एट सी लेवल, और उसकी वैल्यू है 9.81 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या 30 फीट पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सी लेवल। बार बार हम यहाँ पे फोकस करें या उसके ऊपर ये कह रहे कि एट सी लेवल, क्योंकि अगर आप अर्थ के सरफेस पे सी लेवल पे इतनी वैल्यूज है इस स्मॉल जी की, अगर हम ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगा। अगर हम डेप्थ में जाते हैं, अर्थ के अंदर जाते हैं, तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगा। ओके और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, इसका डिस्कशन हम अब करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है अर्थ के बारे में हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो अर्थ के जो भी शेप है उस शेप के ऊपर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिपेंड रहेगा। जैसे कि हमें पता है, अभी तक हम मान के चल रहे थे कि अर्थ इट इज जस्ट लाइक अ वन स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, लेकिन रियलिटी में अर्थ जो भी है, अर्थ का शेप जो भी है वो थोड़ा डिफरेंट है। इट इज नॉट 100% स्फेरिकल। ओके सो इट इज समवॉट फ्लैटेड, इट इज समवॉट फ्लैटेड अलोंग द पोल। सो ये पोलर उसका एक्सिस है, ये इक्वेटोरियल एक्सिस है। ओके दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पे दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस वन इज द साउथ पोल। ओके और दिस इज द इक्वेटोरियल एक्सिस, दिस आर द इक्वेटर्स। अब यहाँ पे एक देखने को मिला कि जो भी अर्थ है इट इज समवॉट फ्लैटेड ओके अलोंग द पोलर एक्सिस। सो यहाँ पे ये फ्लैट होने की वजह से ये जो भी रेडियस आ रहा है इसका, दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द अर्थ अलोंग पोल, दिस वन इज द रेडियस ऑफ द अर्थ अलोंग इक्वेटर। ओके तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। कितना डिफरेंस आता है?
जब हम 100% स्पेरिकल कंसिडर कर रहे थे उसको, तो उसका हम एवरेज वैल्यू कितना लेते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ, इट इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू हम लेते हैं विच इज इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द अर्थ। जो बुक्स में दिया होता है हम स्टैंडर्ड वैल्यू उसका यूज करते हैं, दिस इज द एवरेज वैल्यू। ओके, 100% स्पेरिकल कंसिडर करने के बाद ये वैल्यू उसका हम लेते हैं। लेकिन रियलिटी में जो भी पोलर रेडियस है इट इज समवट लेस एज कंपेयर टू द दिस रेडियस along the equator. So along equator radius of the earth it is represented by r suffix e. Okay, e का रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ along equator. रेडियस ऑफ द अर्थ along पोल हम रिप्रेजेंट करेंगे r सफिक्स p. अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस कितना है, तो इट इज अराउंड 21 किलोमीटर. ओके, 21 किलोमीटर है. सो आर पी प्लस 21 किलोमीटर इट इज इक्वल्स टू आर ई. इसका मतलब है जो भी रेडियस अलोंग पोल है वो कम है, कितने से कम है, 21 किलोमीटर से कम है. क्या इसका इफेक्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट होगा? द आंसर इज दैट यस. कैसे? अब देखिए, हमने अभी फॉर्मूला निकाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जनरल फॉर्मूला, इट इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर. व्हाट इज आर? इट इज द रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट. अगर r की वैल्यू कम होता है किसी भी कारण, अगर r की वैल्यू कम होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट वो वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए. इसकी वैल्यू जितना कम होगा ये वैल्यू उतना ज़्यादा होगा, या इसकी वैल्यू जितना ज़्यादा होगा इसकी वैल्यू उतना कम होगा, क्योंकि मास हम कांस्टेंट ले रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए आर पी की वैल्यू कम है, आर ई की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये इसके बेसिस पे acceleration due to gravity on at pole which is equals to gm upon r p square. और उसी तरह g equator it is equals to capital G m upon r equator square. ओके, अब इन दोनों का अगर हम रेशो लेते हैं तो रेशो क्या आएगा, देखिए जी पी अपॉन जी इक्वेटर इट इज इक्वल्स टू आर इक्वेटर स्क्वायर अपॉन आर पी स्क्वायर. नाउ एज वी नो दैट दिस आर पी इट इज लेस देन आर ई. ओके, देयरफॉर यहाँ पे इस इक्वेशन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जी पी it is greater than e. Okay, so acceleration due to gravity at the surface of the pole it is greater, थोड़ा बहुत ज़्यादा है as compared to the acceleration due to gravity at the equator. Okay, अब ये कितने से ज़्यादा है? ये कितने से ज़्यादा है, तो इसका आंसर है जी पी माइनस जी इक्वेटर इट इज इक्वल्स टू acceleration due to gravity at a pole minus acceleration due to gravity at equator it is equals to 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आपको ये वैल्यू याद रखना है. ओके, और ये वैल्यू भी याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. तो यहाँ पे हमने अभी तक देखा कि स्पेशली जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं वो थोड़ा 100% स्पेरिकल शेप नहीं है उसका, इसलिए थोड़ा फ्लैटेड होने के कारण तो यहाँ पे रेडियस उसका कम हो रहा है. अगर रेडियस कम हो रहा है तो इस सब पॉइंट पे एट अ पोल अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मेजर करते हो तो ये वैल्यू थोड़ा ज़्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू दिस पॉइंट. ओके, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ड्यू टू इट्स शेप. इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होगा कि इस पॉइंट पे ज़्यादा होगा, तो कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है या दोनों इक्वल है, ऐसे कुछ ऑप्शंस रहेंगे. तो आपको ये आंसर बताना है कि जिस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस वन. लेकिन ये किसकी वजह से? ये सिर्फ उसके शेप की वजह से, क्योंकि आगे जाके हम ये भी देखने वाले अर्थ के रोटेशन की वजह से भी
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होता है। वो कैसे, हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमने देखा कि अर्थ के शेप की वजह से हर पॉइंट पे आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिफरेंट मिलेगा। ओके, वो डिपेंड किसके ऊपर होगा, वो डिपेंड होगा उस पॉइंट पे रेडियस कितना है, उस पॉइंट पे रेडियस कितना है इसके ऊपर। दिस इज नथिंग बट द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू इट्स शेप। अब हमें देखना है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग अल्टीट्यूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टीट्यूड? इट इज नथिंग बट द अलोंग द हाइट। ओके, next point, it is nothing but the variation of g, that is the acceleration due to gravity, variation of g along altitude means height. Altitude means height. Okay, so let us imagine that this one is a earth. okay, यहाँ पे हम अर्थ सरफेस कंसिडर कर रहे हैं। नाउ यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है, अब हम यहाँ पे अर्थ को 100% स्फेरिकल कंसिडर करके चलेंगे। ओके, तो उसका रेडियस कितना आ रहा है? सो रेडियस इज इक्वल्स टू आर, दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द अर्थ। इस अर्थ का मास कितना है? इट इज नथिंग बट द एम। ओके, अब यहाँ पे ऑन द सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना प्रोड्यूस होगा सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो भी प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी यूज किया है। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब हमें ये बॉडी को, या और एक पॉइंट हम इमेजिन करेंगे जो पॉइंट h इतने हाइट पे होगा, h इतने हाइट पे होगा। कहाँ से? वो सरफेस से, सरफेस ऑफ द अर्थ से जिस पॉइंट को हम इमेजिन करने वाले P पॉइंट, ये पॉइंट कितने हाइट पे है? सो इट इज एट अ हाइट विच इज इक्वल्स टू h, स्मॉल h। ओके, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने वाला है, इस पॉइंट पे जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने वाला है ड्यू टू द अर्थ, वो एक्सेलरेशन कितना होगा? सो इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे g सफिक्स h, दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर। क्योंकि अब देखिए इसके सेंटर से जिस पॉइंट पे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करना है वो कितने डिस्टेंस पे है? इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r प्लस h। यहाँ से लेके यहाँ तक ये r हो गया, और यहाँ से सरफेस से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया h। ओके, अब देखिए दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, मुझे इसको इसके टर्म में लिखना है, देयरफॉर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ। तो डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आता है जी एच अपॉन जी, इट इज इक्वल्स टू दिस वन अपॉन दिस वन। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे, ओके, लिख लेते हैं जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर अपॉन, ये होगा जी एच की वैल्यू। अब जी की वैल्यू कितना है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, क्या कैंसिल होगा यहाँ पे? जी एम गेट कैंसिल। ओके, ये टर्म ऊपर आ जाएगा और ये उसके हम लिख सकते हैं जी एच अपॉन जी विच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। ओके, विच इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। तो फाइनल फॉर्मूला जी एच इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर इंटू जी। सो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h which is equals to r upon r plus h whole square
इंटू स्मॉल जी, ओके, इंटू स्मॉल जी। अब यहाँ पे देखिए ये एक फॉर्मूला हमें मिल गया है, ओके। अब जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये जो भी रेडियस है इसकी वैल्यू कितना है, इट इज़ 6400 किलोमीटर। थोड़ा इमेजिन कीजिए 6400 किलोमीटर, ये बहुत बड़ा होता है, ओके। अगर हम इस हाइट को अगर कंसिडर करते हैं कि ये हाइट जो भी है हम कम ले रहे हैं, ओके, दिस इज द हाइट h, जो भी पॉइंट हमें निकालना है एक हाइट पे, मान के चलिए कि सरफेस से हम 1 किलोमीटर के ऊपर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, ओके, सरफेस से हम कितने दूर पे फाइंड आउट कर रहे हैं, 1 किलोमीटर। अब h अगर हम देखते हैं तो इट इज ओनली 1 किलोमीटर और r की वैल्यू कितना है, 6400। अब मुझे बताइए r के सामने h की वैल्यू कितना है, बहुत कम है, ओके। h की वैल्यू r के सामने बहुत कम है, कितना, बहुत कम, ये 6400 किलोमीटर है और ये है 1 किलोमीटर। सो हियर वी कैन से दैट द r इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू h। सो if r is very very greater as compared to h, then here we can write this formula। इस फॉर्मूले का हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, जी एच इज इक्वल्स टू r अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर इंटू जी। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ, सो इट इज इक्वल्स टू, इसको ऊपर ओके रिवर्स करता हूँ, इन्वर्स करने के बाद ये होगा r प्लस एच अपॉन r टू द पावर माइनस 2 जी। ये r अपॉन r कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस एच अपॉन r, 1 प्लस एच अपॉन r। अब ये मैथमेटिकल टर्म जो भी है 1 प्लस एच अपॉन r होल टू द पावर माइनस 2, इसको मैं जब एक्सपांड करूंगा, एक्सपांड करने के बाद जैसे कि हमने यहाँ पे कंडीशन लिया है कि h की वैल्यू बहुत कम है एज कंपेयर टू r, जब मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो दूसरे जो भी टर्म्स आएंगे जैसे कि यहाँ पे 1 माइनस ट्वाइस एच अपॉन r, अब इसके बाद जो भी टर्म्स आने वाले हैं वो h स्क्वायर वगैरह आएगा। अब h इतना छोटा है, अगर उसका स्क्वायर अगर करते तो r कम हो जाएगा r के स्क्वायर के सामने, तो इसलिए हम हायर ऑर्डर टर्म्स यहाँ पे एलिमिनेट कर रहे हैं, ओके। ये जो भी है 1 प्लस एच अपॉन r टू द पावर माइनस 2, इसको एक्सपांड करने के बाद जैसे कि हमने कंडीशन लिया है कि h की वैल्यू बहुत कम है, तो जो भी हायर ऑर्डर टर्म्स है उनको हम एलिमिनेट कर रहे हैं। एलिमिनेट करने के बाद फाइनल जो भी इक्वेशन आ रहा है, दिस इज नथिंग बट द 1 माइनस ट्वाइस एच अपॉन r, जी एच इज इक्वल्स टू 1 माइनस ट्वाइस एच अपॉन r इंटू जी, ओके। नाउ टेल मी वन बाय वन, व्हाट इज जी एच? दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h, लेकिन वो हाइट हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके। h इज नथिंग बट द हाइट, r is nothing but the radius of the earth, g is nothing but the acceleration due to gravity on the surface of the earth, okay। so अब यहाँ पे ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, ओके, दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला। तो वेरिएशन ऑफ g along altitude, ओके, इसके दो फॉर्मूले हमें मिल रहे हैं, एक फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला एक ही है वैसे देखा जाए तो, दिस वन इज अ मेन फॉर्मूला, जी सफिक्स h इज इक्वल टू r अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर इनटू g। अब एक स्पेशल केस में जहाँ पे h की वैल्यू बहुत कम है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ, ये कंडीशन लेके हमने एक दूसरा फॉर्मूला डिराइव किया है, ओके। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे कब, जब h की वैल्यू बहुत कम होगा। अगर आप एक पर्टिकुलर हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना चाहते हो, फॉर एग्जांपल 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, इतने हाइट के ऊपर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट करना है कितना होगा, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ओके। अब h की वैल्यू 3200 किलोमीटर,
आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3200 यानी 6400 किलोमीटर अपॉन 6400 किलोमीटर हो जाएगा। ये होगा 1, 1 माइनस 1 बिकम अ 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय जी बिकम अ 0 यानी जी एच की वैल्यू 0, जो कि गलत है। बहुत सारे बच्चे को ये लगता है कि 3200 किलोमीटर इतने हाइट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 होगा, जो कि सही नहीं है। ये फॉर्मूला हम उसके लिए यूज नहीं कर सकते, उस हाइट के लिए यूज नहीं कर सकते, उस अल्टीट्यूड के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा है। 3200 किलोमीटर ये जो भी है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, उसके लिए हमें इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। ओके अगर इस फॉर्मूले पे उसी हाइट के ऊपर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करते हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू वहां पे आएगा। तो इतना याद रखिएगा, अगर h की वैल्यू बहुत कम है, कुछ मीटर्स में होगा दिया है, तो उस वक्त आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर h की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इफ इट इज कंपेरेबल विद द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके तो इतना आपको याद रखना है। ओके तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम अभी देखने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज, इसके बेसिस पे द एब्सोल्यूट डिक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके एब्सोल्यूट डिक्रीज हमें फाइंड आउट करना है कि कितना डिक्रीज हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कितना डिक्रीज हुआ है। सो दिस इज इक्वल्स टू g माइनस जी एच। ओके सो g माइनस जी एच विच इज इक्वल्स टू, सॉरी मैग्नीट्यूड के फॉर्म लेना है, जी एच अपॉन जी लेंगे, जी एच माइनस जी। ओके सो जो भी आएगा वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लेना है। तो एब्सोल्यूट डिक्रीज कितना हो रहा है, सो यहाँ पे अगर फाइंड आउट करते हैं तो जी एच जी माइनस ट्वाइस एच अपॉन आर इंटू जी। तो इस जी को अगर हम इस साइड लाते हैं, ओके इस जी को इस साइड लाने के बाद ये जी माइनस जी एच ही आएगा। इट इज इक्वल्स टू, सॉल्व करने के बाद ये आएगा ट्वाइस एच जी अपॉन आर। ओके कैसे देखिए, ये जी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके तो इसको मैं इस साइड ट्रांसफर करता हूँ और इसको इस साइड ट्रांसफर लगता हूँ, तो जी माइनस जी एच इट इज इक्वल टू ट्वाइस एच जी अपॉन आर। सो दिस इज कॉल्ड एज एन एब्सोल्यूट डिक्रीज। ओके ये एब्सोल्यूट डिक्रीज है। सेकंड वन जो भी है इट इज नथिंग बट द फ्रैक्शनल डिक्रीज। ओके फ्रैक्शनल डिक्रीज जो भी है इट इज नथिंग बट द डेल्टा जी अपॉन जी, डेल्टा जी अपॉन जी विच इज इक्वल्स टू जी माइनस जी सफिक्स एच अपॉन जी विच इज इक्वल्स टू, अब g माइनस जी एच हमें पता है इट इज इक्वल टू ट्वाइस एच जी अपॉन आर, और उसे हमें डिवाइड किससे करना है, स्मॉल जी से। ये हो गया फ्रैक्शनल डिक्रीज, जो वैल्यू कितना आता है इट इज इक्वल टू ट्वाइस एच अपॉन आर। ओके दिस इज द एब्सोल्यूट डिक्रीज, दिस इज अ फ्रैक्शनल डिक्रीज। अब थर्ड आता है इट इज कॉल्ड एज परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज it is equals to delta g upon g into 100%। ओके इंटू 100 आएगा। सो सिर्फ इसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस एच अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय 100, ये परसेंट आएगा। तो परसेंटेज डिक्रीज, कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। फ्रैक्शनल डिक्रीज कितना हो रहा है, इट इज गिवन बाय ट्वाइस एच अपॉन आर। एब्सोल्यूट डिक्रीज कितना हो रहा है, इट इज गिवन बाय ट्वाइस एच जी अपॉन आर। तो इन तीन फॉर्मूले को आपको याद रखना है, जिसका हेल्प हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हो सकता है। ओके अब एक बेसिक क्वेश्चन, जैसे जैसे हम इस फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, जैसे जैसे हम अलॉन्ग अल्टीट्यूड जा रहे हैं, ओके जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं, उस विथ रिस्पेक्ट टू दैट वन the acceleration due to gravity at that height goes on decreases। okay क्योंकि h की वैल्यू अगर बढ़ता है तो ये वैल्यू बढ़ेगा, अगर ये बढ़ता है तो ये पूरा वैल्यू कम कम होते जाएगा। तो अगर मैं एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, इस
जस्ट सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर, ओके, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितना है एट सी लेवल? एज वी नो दैट वी ऑलरेडी डिस्कस, इट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब जहाँ पे हमारा भैया सैटेलाइट होते हैं, ओके, जहाँ से हमारे सैटेलाइट मोशन कर रहे हैं जिस ऑर्बिट में, उस ऑर्बिट पे, उस हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितना होगा? तो आपका आंसर फटाक से आ जाएगा 0, क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 होता है। इसलिए क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ दिया तो वो ऑब्जेक्ट वहीं पे रहेगा, क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है। दिस इज द रॉन्ग वन। ओके, जिस जगह पे सैटेलाइट, जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रहा है, उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 नहीं होता है। तो वेटलेसनेस क्यों हमें दिख रहा है वहाँ पे? तो उसका रीज़न कुछ अलग है जो हम अलग से लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा, उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 नहीं होता है, जिस पॉइंट पे हमारा सैटेलाइट है। ओके, उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 नहीं होगा, डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कहाँ पे 0 होता है? तो इसका आंसर आपको इस इक्वेशन के बेसिस पे मिल सकता है। अगर हम h की वैल्यू इन्फाइनाइट सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर h की वैल्यू हम इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इस हाइट पे एट अ इन्फाइनाइट डिस्टेंस द वैल्यू ऑफ g सफिक्स h बिकम 0। तो सैटेलाइट जो भी है हमारे कुछ 1000 किलोमीटर के ऊपर है, ओके, 36,000 अराउंड, तो उस हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। तो वेटलेसनेस किसकी वजह से हो रहा है, इसका हम डिस्कशन अलग से करने वाले हैं। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, किस अल्टीट्यूड पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 होगा, इट इज इक्वल टू एट इनफाइनाइट। और जैसे जैसे हम टूवर्ड्स अर्थ आ रहे हैं, अप टू द सर्फेस, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गोज ऑन इंक्रीजेस। ओके, जैसे जैसे हम टूवर्ड्स द अर्थ आ रहे हैं, अप टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गोज ऑन इंक्रीजेस। ओके, अब नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमें डिस्कस करना है, इट इज नथिंग बट द वेरिएशन ऑफ g along depth। ओके, सो along depth which is represented by small d। अब डेप्थ जो भी हम मेजर करने वाले हैं, इट इज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, तो इन फॉर्मूले का काम हमें आने वाला है, तो उनको एज इट इज रखता हूं मैं, ये इतना चेंज कर देता हूं, इसको हटा देता हूं। ओके, सो नेक्स्ट वन, द वेरिएशन ऑफ g along डेप्थ। सो डेप्थ हम जो भी मेजर कर रहे हैं, it is from the surface। okay, so let us imagine that this is nothing but the point। okay, so surface से जिस डेप्थ में हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करना है, वो है ये पॉइंट, और ये डिस्टेंस कितना है, इट इज नथिंग बट द d। ओके, सो सरफेस से d इतने डेप्थ में, अर्थ के डेप्थ में हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। दिस इज द सेकंड पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे है, इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितना होता है, g इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। और एक फॉर्मूला हमने यूज किया था, सेकंड फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी वाला, वो फॉर्मूला क्या था देखिए। सो g इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल G रो इंटू r, where r is nothing but the radius of this planet or radius of this earth, g is nothing but the gravitational constant, rho is that nothing but the density of this one। okay, so r is nothing but the radius and m is nothing but the mass of this one। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करना है एट अ डेप्थ। तो हमें एक सर्कल एक स्फीयर इमेजिन करना पड़ेगा, और जिसका रेडियस जो भी होना चाहिए, दैट रेडियस इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू दिस वन। ओके, अब मुझे बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, कैपिटल R।
ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, आर माइनस डी। सो ये जो भी डिस्टेंस होगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सेंटर टू दिस वन, इट इज आर माइनस डी। अब यहाँ पे नेक्स्ट टास्क है हमारा, हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला लिखना है। किस पॉइंट के लिए, उस पॉइंट के लिए एट ए डेप्थ डी। ओके, उसके लिए हमें एक नया स्पीयर इमेजिन करना पड़ेगा। उस स्पीयर का रेडियस कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल्स टू आर माइनस डी। इतना स्पीयर का हम एक इतना रेडियस का हम स्पीयर इमेजिन कर रहे हैं। ओके, अब इस स्पीयर की वजह से इस पॉइंट के ऊपर कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस होगा, ड्यू टू ओनली दिस इमेजिनरी स्पीयर हैविंग द रेडियस ऑफ आर माइनस डी। तो यहाँ पे जी सफिक्स डी विच इज इक्वल्स टू फॉर्मूला एज इट इज है, क्योंकि दोनों के लिए डेंसिटी सेम है, डेंसिटी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। सो इट इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल जी रो। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है। सो इट इज इक्वल्स टू आर माइनस डी। अब यहाँ पे एक चीज जो बच्चे हायर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, क्या जितना हम स्पीयर इमेजिन कर रहे हैं क्या उतना ही मास वहाँ पे नहीं। ओके, तो इसके वजह से, सिर्फ इसकी वजह से जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इस पॉइंट पे, जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इस पॉइंट पे, वो एक्सेलरेशन की वैल्यू है इट इज इक्वल टू 4/3 पाई रो जी इंटू आर माइनस डी। लेकिन जो भी आउटर दिख रहा है यहाँ पे, ओके, जो भी आउटर मास दिख रहा है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसका इफेक्ट जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, इसका आप रीज़न ढूंढ सकते हो। ओके, नहीं तो मैं अलग से इसके ऊपर एक बताऊंगा। तो इस पॉइंट पे रिमेनिंग मास की वजह से एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ मास आ रहा है वो ग्रेविटेशन फोर्स एग्जर्ट करेगा। अब जब ग्रेविटेशन फोर्स एग्जर्ट करेगा तो डेफिनेटली उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे हम दो पार्ट्स इमेजिन कर रहे हैं। ओके, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, इस पॉइंट पे हम दो अलग अलग पार्ट इमेजिन कर रहे हैं। एक पार्ट कौन सा है, इट इज नथिंग बट द दिस वन इंटरनल स्फीयर और रिमेनिंग पोर्शन। तो इंटरनल स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पे जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू है जी डी इज इक्वल टू 4/3 पाई जी रो आर माइनस डी। लेकिन रिमेनिंग पोर्शन की वजह से उस पॉइंट पे जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू होता है जीरो। अब क्यों होता है, इसको आपको, इसके बारे में आपको सोचना है। ओके, इतना मैंने बता दिया, इट इज इक्वल टू जीरो। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू ये, और यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू ये। अब मुझे इसको इसके टर्म में लिखना है, तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ। ओके, विद दिस वन। सो देयरफॉर जी सफिक्स डी अपॉन जी विच इज इक्वल्स टू, जी डी की वैल्यू कितना था, 4/3 पाई कैपिटल जी रो आर माइनस डी अपॉन, इट इज 4/3 पाई कैपिटल जी रो इंटू आर। क्या कैंसिल होगा, 4/3 पाई जी रो, 4/3 पाई जी रो सब कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज द रिमेनिंग, सो जी डी अपॉन जी which is equals to r minus d upon r which is equals to 1 minus d upon r. The final formula, it is equals to gd is equals to g suffix d, it is equals to 1 minus d upon r into g. Okay, ये okay, अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ d which is equals to 1 minus d upon r into g. What is g? It is nothing but the acceleration due to gravity on the surface of the earth. This is the acceleration due to gravity at a depth d. This is nothing but the depth d which is measured from the surface of the earth. Earth के surface से हम उसको measure कर रहे हैं. This one is nothing but the radius of the earth. Okay. अब इसके basis पे देखिए, जैसे जैसे हम depth में जा रहे हैं, surface से अर्थ के जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए। द आंसर इज दैट कम होना चाहिए। कैसे, देखिए
अगर हम अंदर जा रहे हैं तो d की वैल्यू बढ़ेगा, अगर d की वैल्यू बढ़ रहा है तो d अपॉन r कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा लेस देन 1, तो 1 माइनस समथिंग ये वैल्यू होगा लेस मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, ये 1 से कम होगा और उसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं g को, तो gt की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होगा। जितना g की वैल्यू बढ़ेगा, जितना हम डेप्थ में जाएंगे, उतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट डेप्थ डिक्रीजेस। ओके अगर आप डेप्थ में जा रहे, अगर आप यहां तक पहुंच गए, कहां तक, सेंटर पे, ओके तो सेंटर पे d की वैल्यू कितना होना चाहिए? सो d की वैल्यू हम कहां से मेजर करें देखिए, सो सरफेस से, तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितना होगा, विच इज इक्वल टू द r। सो d की वैल्यू होना चाहिए r। सो एट सेंटर के ऊपर r अपॉन r become a 1, 1 minus 1 become a 0, so gt की वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। तो सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। ओके सो दिस इज नथिंग बट दिस इक्वेशन गिव्स द फॉर्मूला which gives the variation of acceleration due to gravity along the depth। अब जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम कम होते जा रहा है। जब हमने कंसिडर किया था अलॉन्ग द अल्टीट्यूड, जैसे जैसे सरफेस से ऊपर जा रहे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गोज ऑन डिक्रीजेस। सबसे ज़्यादा कहाँ पे था, सरफेस पे। अब इस फॉर्मूले को देखिए ध्यान से, सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे मिलेगा, सरफेस पे। और अगर आप अंदर जाते हो तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम कम होते जाएगा। तो अगर हम एक पॉइंट कंसिडर करें यहाँ से, ओके तो जैसे जैसे मैं आ रहा हूँ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू गोज ऑन इंक्रीजेस बिकम अ मैक्सिमम वैल्यू, और उसके बाद और अंदर आ रहा हूँ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गोज ऑन डिक्रीजेस एंड एट दिस पॉइंट इट बिकम अ 0। ओके आउटसाइड में कहाँ पे 0 होगा वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, और इनसाइड कहाँ पे 0 होगा वो सेंटर पे। तो ये था डिस्कशन अबाउट वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग डेप्थ। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट डिक्रीज कितना होना चाहिए, इस फॉर्मूले के बेसिस पे इट शुड बी इक्वल टू d अपॉन r इंटू जी। फ्रैक्शनल डिक्रीज कितना होना चाहिए, इट इज इक्वल टू d अपॉन r। परसेंटेज डिक्रीज कितना होना चाहिए, इट इज इक्वल टू d अपॉन r इंटू 100। ओके 100%। So this is nothing but the variation of acceleration due to gravity along altitude or along depth। एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे हम पूछने जा रहे। ओके क्वेश्चन क्या है देखिए, लेट अस इमेजिन दैट दिस इज नथिंग बट द अर्थ। ओके सो यहाँ पे एक अर्थ है। अब इस अर्थ को हमने टनल कर दिया, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक। ओके एक इंटरनल टनल क्रिएट किया हमने, जो एक एंड से लेके दूसरे एंड तक निकल रहा है, ऐसा इमेजिन करके चलिएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगा g, जो कि सरफेस पे आ रहा है। सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगा 0, सेंटर ऑफ द अर्थ। और इस एंड पे ये भी अर्थ का सरफेस है, तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा g। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गोज ऑन डिक्रीजेस अप टू दिस वन, इट बिकम अ 0। और जैसे जैसे हम सेंटर से टुवर्ड्स द अनदर सरफेस आ रहे हैं, वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गोज ऑन इंक्रीजेस। जो भी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। अलॉन्ग हमने अर्थ को एक टनल किया जो एक एंड से लेके दूसरे एंड तक जा रहा है। सरफेसेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होता है g और सेंटर पे होता है 0। अब जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं टू द सेंटर, इट गोज ऑन डिक्रीजेस व्हाट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट बिकम 0। और जैसे जैसे इस साइड आ रहे, इट अगेन गोज ऑन इंक्रीजेस। ओके और यहाँ पे मैक्सिमम होगा। अब हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं। और कौन सा एक्सपेरिमेंट है देखिए, अगर एक मैं छोटे बॉल को यहाँ से अगर छोड़ता हूँ, उस बॉल का मास है m, स्मॉल m। अब मुझे बताइए, उस बॉल का मास है m, उसके ऊपर
ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट होगा। ओके, सो कितना फोर्स एक्ट होगा, m×g। अब जैसे जैसे हम अंदर आ रहे वैसे वैसे उस फोर्स की वैल्यू कम कम होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो रहा है, मास तो सेम रहेगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फोर्स एक्ट होगा सरफेस के ऊपर, और जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं तो फोर्स की वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजेस, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितना होगा, 0। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर हमने उस बॉल को यहां से अगर छोड़ते हैं तो उस बॉल का मोशन कैसे होगा। द फर्स्ट ऑप्शन इज, वो बॉल यहां से लेके यहां तक आके रुक जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज, वो बॉल यहां से लेके यहां तक आके यहां तक फास्ट आएगा, फिर धीरे धीरे हो जाएगा, फिर यहां से लेके यहां तक आके रुक जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज, वो यहां से लेके यहां तक आ रहा है और फिर यहां से लेके फिर वापस जा रहा है, फिर यहां तक आ रहा है। सो इट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम SHM कहते हैं। या फोर्थ ऑप्शन इज, वो यहां से आके इस साइड से निकल जाएगा। सो आपका आंसर क्या है, ये आपको सोचना है। ओके, और अगर आपका आंसर नहीं मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।